मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ जनपद सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध व नियंत्रण तथा वांछित इनामियों अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने 2 अवैध तमंचा व कारतूस के साथ चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना देवगांव की पुलिस ने अपनी दोहरी कार्रवाई में अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें थाना महाराजगंज पुलिस की, तो महाराजगंज पुलिस ने भी 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इस रायमेर की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो थाना रायमेर की पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में सपा निर्विवाद जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव में भारी पैमाने पर धांधली की गई है। कम वोटों से जीते राजद गठबंधन के प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की संगठनात्मक नाकामियों के कारण सही प्रत्याशियों का चयन व कार्यकर्ताओं की नकारेपन से भाजपा गठबंधन को अवसर मिला है। ओवैसी की पार्टी AIM ने कई सीटों पर नुकसान कर भाजपा की राह को आसान किया। कांग्रेस को जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जिसके कारण तेजस्वी को नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सत्ता व धनबल का खुला दुरुपयोग किया गया। 2022 में जनता योगी सरकार के किसान, बेरोजगार, गरीब व दलित पिछड़ा व अकलियत विरोधी नीति व कमरतोड़ महंगाई के विरुद्ध एकजुट होकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। आजमगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज झालरों का जमकर विरोध किया है। भारत और चाइना के बढ़ते तनाव को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील भी की कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी सामान को अपनाएं। विरोध कर रहे छात्रों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट चौराहे पर चाइनीज सामान व चाइना का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ABP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री शिवम पांडे ने बताया कि हमारे प्रदर्शन का उद्देश्य है कि लोग स्वदेशी सामानों का उपयोग करें और चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, और हमने आज संकल्प लिया है कि हम चाइनीज सामानों का उपयोग नहीं करेंगे और मिट्टी के बने दियों को जलाकर इस बार की दिवाली हम सभी लोग मनाएंगे। क्या कुछ कहा शिवम पांडे ने, सुनवाते हैं। आज हम लोग विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ता चीन के झालर का बहिष्कार करके और चीन के जो भी सामान है, ये जो दीपावली है, देश के प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है वोकल फॉर लोकल, हम उस अभियान के तहत, और हम बहुत पहले से ही स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हैं, हम उस पर काम करते हैं। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौक पे चीन के झालर का पुतला फूंक करके, चीन के झालर के सामानों को फूंक करके आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम चीन के सामानों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनके द्वारा निर्मित और उनके द्वारा बेचे जा रहे दियों को हम लोग जलाएंगे। और अभी यहाँ के जो पुलिस चौकी के लोग हैं, प्रशासन के लोग, उन लोगों ने हम लोगों को रोका भी है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आप लोग को फूकने नहीं देंगे। मैंने कहा है आजमगढ़ जिले के नगर थाना कोतवाली में आगामी दिवाली डाला छठ के मद्देनजर नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें त्योहारों में भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन व सुरक्षा की दृष्टि से सभी से ऑर्गेनिक छोटे पटाखों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डाला छठ के त्यौहार पर नदियों में अनावश्यक सैर कराने वालों पर अंकुश लगाए जाने और मूर्ति विसर्जन में कम से कम लोगों के शामिल होने, गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाए जाने की अपील की गई और संभ्रांत नागरिकों को वॉलंटियर बनाकर प्रशासन का सहयोग करने आदि बातों पर चर्चा हुई और सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क लगाने की हिदायत दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, CO सिटी डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, SDM गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता सहित नगर के सम्राट नागरिकगण उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि आगामी दिवाली के त्यौहार को देखते हुए ये मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में शहर के पटाखा व्यवसायियों को बुलाकर विधिवत कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में उनको समझाया गया है और आतिशबाजी की दुकान किन किन सावधानियों के साथ लगाई जाएगी उसके बारे में भी बताया गया है। क्या कुछ कहा इस पे आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं।
आज अभी पीस कमेटी की मीटिंग की गई है यहाँ पर कोतवाली में, और ये सभी थाना क्षेत्रों में आज की जा रही है। उसके दो मुख्य पर्पज़ हैं। एक तो ये है कि जो आतिशबाजी की जो दुकानें लगेंगी और जो कोविड की जो गाइडलाइंस है त्यौहार के दौरान पालन होगा, उसके बारे में सबको बताया जाए। और जो आतिशबाजी की दुकान लगना का से संबंधित लाइसेंस, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी उसके संबंध में लोगों को बताया जाए। और दूसरे ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसके संबंध में लोगों को समझाया जाए। त्यौहार मनाने के तरीके के संबंध में, क्योंकि इस बार कोविड है तो कुछ डिफरेंट टाइप का है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, मास्क लगा के होगा, उसकी गाइडलाइंस का पालन, इन सब के बारे में विस्तार के रूप से बताया गया है। दूसरे जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं जो इस दौरान, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया है, जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताया गया है, और उनका पालन हर हालत में कराया गया है। लोगों ने उससे सहमति भी व्यक्त की है और उस गाइडलाइन के तहत त्यौहार मनाने का आश्वासन भी दिया। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्र, अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने 2 अवैध तमंचा व कारतूस तथा चोरी की 2 मोटरसाइकिल से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना देवगांव की पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, देवगांव पुलिस एसपी के निर्देश पर यह कामयाबी हासिल की है। और एक खबर प्रयागराज से है और बड़ी खबर है। जनपद के नैनी कोतवाली के चक्र रघुनाथपुर मोहल्ले में मंगलवार की देर शाम इंस्पेक्टर के बेटे को उसकी सगी बहन ने गोली मार दी। बदमाशों के द्वारा गोली मारकर भाग जाने का हल्ला मचाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और बदमाशों की खोजबीन में जुट गई। काफ़ी देर तक छानबीन के बाद पता चला कि कोई बदमाश घर में नहीं घुसा था, बल्कि घर के अंदर ही किसी ने घटना को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर SP और CO सहित कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। पूछताछ में बहन ने बताया कि 3 की संख्या में बदमाश मकान की चारदीवारी फांदकर घर में दाखिल हुए थे और मकान के पीछे वाले कमरे में मौजूद अमरेंद्र को गोली मारकर भाग गए। पुलिस ने मोहल्ले सहित शहर में भी जगह जगह छानबीन शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का पता नहीं चला। बातचीत के दौरान ही शैलजा अपनी बातों में ही उलझने लगी, जिससे पुलिस को शक हो गया कि घटना घर के अंदर ही हुई है, बाहर से कोई बदमाश घर में दाखिल नहीं हुआ है। लड़की ने बताया था कि बदमाश गोली मारने के बाद जेवर भी लूट कर ले गए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि किसी बदमाश ने नहीं, बल्कि लड़की ने ही अपने सगे भाई अमरेंद्र को गोली मारी है। महिला पुलिस ने आरोपी लड़की शैलजा को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि नैनी के चक्र रघुनाथ मोहल्ले के रहने वाले सबाजीत सिंह आजमगढ़ जिले में कोरोना सेल में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। इस बाबत क्या कुछ कहा है चक्रेश मिश्र SP यमुना पार ने, आपको सुनवाते हैं। 10 नवंबर की शाम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसार थाना नैनी के अंतर्गत चक्र रघुनाथपुर नामक क्षेत्र में एक युवक जिसका नाम अमरेंद्र सिंह है, उसको घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोली मारी और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो जिसमें लूट की घटना गलत पाई गई, झूठी सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद उस युवक को इलाज के लिए अस्पताल के लिए रवाना किया गया। आगे छानबीन करने पर यह पता चला कि युवक की नाबालिग छोटी बहन के द्वारा घर में रखी हुई पिस्टल से उसके ऊपर फायर किया गया था। किस कारण से फायर किया गया था, इसकी तफ्तीश चल रही है। घर में से ही पिस्टल को बरामद किया गया तथा जिस सामान के जाने की बात कही जा रही थी उसको भी घर के अंदर से बरामद किया गया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ के निर्देश के क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ BK पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की टीम ने पूरे शहर में रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों आदि की सघन जांच की। जांच के दौरान फ्राइंग ऑयल मॉनिटर डोम 24 के माध्यम से दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्रियों के तलने हेतु प्रयुक्त होने वाले खाद्य तेल की गुणवत्ता की मौके पर ही जाँच की गई। रायचूर स्वीट हाउस, पंचमुखी स्वीट्स, सुरभि स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट, गणपत स्वीट्स, जनपद स्वीट हाउस सिधारी, संतोष जायसवाल सिधारी, RD स्वीट सिधारी एवं अन्य 9 खाद्य कारोबारकर्ताओं के द्वारा मौके पर प्रयोग किए जा रहे खाद्य तेल की जांच की गई। जांच के दौरान उनके तेल मानक के अनुरूप पाए गए। इसी के साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि खाद्य तेल का प्रयोग 3 से अधिक बार किसी भी हाल में उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान खाद्य तेल, बूंदी व बर्फी कुल 3 नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह अभियान अनवरत आगे भी जारी रहेगा। तो ये अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि प्रतिष्ठित कंपनी बिस्क फार्म का बटर बिस्कुट का नमूना जांच में फेल पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 के उल्लंघन पर प्रतिष्ठित कंपनी बिस्क फर्म का बटर बिस्कुटी मिथ्या छाप घोषित हुआ है, जिस पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं निर्माता को नोटिस जारी किया गया है, जिसके उपरांत 30 दिनों के बाद न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं में वाद दायर किया जाएगा, जहां 3 लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है। यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के निर्देश के क्रम में टीआईएस कौशल पाठक व प्रभारी निरीक्षक सिधारी विनय मिश्रा के द्वारा शहर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल भदुरकी के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया व मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूक किया गया। पंपलेट का वितरण किया गया तथा यातायात उल्लंघन करने वाले 60 वाहनों का चालान भी ई चालान के माध्यम से किया गया। ऐसी मीटिंग होती है, उसका कारण यह है कि जो दिसंबर जनवरी महीना चलता है, इसमें कोहरा होता है, जिसमें घटना ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा डेथ होती है। और आप लोग तो जान रहे हैं, आश्चर्य होगा कि यूपी में 22,000 मौतें होती हैं केवल एक्सीडेंट से। 22,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। 22,000 करीब 300 के आसपास हर जिले में मृत्यु होती है हर साल, जबकि मृत्यु जैसे हत्या आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजादी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि आज हमारे देश को उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने भारत को कई IIT और IIM जैसी संस्थाएं दी है। वे आज़ादी के महानायक हैं और उनका सपना था कि विदेश के अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति भी देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी सपने को साकार करते हुए राहुल गांधी व अजय कुमार लल्लू ने अनुसूचित जाति व जनजाति का अध्यक्ष बनाया। उनका भी हम लोग स्वागत किए हैं। क्या कुछ कहा प्रवीण सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोगों के नेता, देश की आज़ादी के महानायक अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती, जिनका हम सब ने पूरा विश्व सम्मान करता है, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने देश को IIM और IIT जैसी संस्थाएं दी, जिस पर भारत आज भी गौरवान्वित महसूस करता है अपने को। आज उनकी जयंती है। हम कांग्रेस के लोग उनको हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी याद किया गया है। उनको हम सब पूरे कांग्रेस के लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आज के ही दिन उनके सपनों को साकार करते हुए, जिसका सपना उन्होंने देखा था कि देश की आज़ादी की लड़ाई जब जीती जाएगी तो देश का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसी क्रम में हमारे नेता श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक दलित समाज के बेटे को अनुसूचित जात जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया हुआ है। आज इन्होंने कहा कि भैया मैं आ जाना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। इससे बड़ा सौभाग्य का दिन कांग्रेस के लिए क्या होगा कि जो सपना अबुल कलाम आज़ाद जी ने देखा था कि देश के अंतिम पायदान का व्यक्ति राजनीति का मुख्य हिस्सा बनेगा, देश में उसको राजनीतिक पार्टियां सम्मान देंगी। वह सम्मान देने का जो सौभाग्य हमें आज के दिन प्राप्त हुआ, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कांग्रेस के लिए खुशी की बात और नहीं हो सकती। उनका सपना साकार होता नज़र आ रहा है और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से राकेश गौड़ को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर और प्रयास करूंगा कि कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी पूरी भूमिका ताकत के साथ लगाएंगे। अपने समाज के लोगों को जोड़ेंगे, समाज के हर वर्ग के तबकों में भाईचारा बनाएंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बुधवार को जहानागंज विकासखंड की ग्राम पंचायत कार्य साथ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को शिकायती प्रार्थना पत्रों को सौंपते हुए उनके निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत कार्य साथ में जाकर भौतिक सत्यापन करके समस्या व विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया तथा विद्यालय तक संपर्क मार्ग बनवाने व विद्यालय की बाउंड्री पर कराने का निर्देश भी दिया। चौपाल में अलग अलग विभागों से संबंधित काउंटर बनाए गए थे, जिस पर जन समस्या को शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से फरियाद की जा सकती थी। इस मौके पर तहसीलदार अनिल कुमार पाठक, नायब तहसीलदार इस्लामुल हक फरीदी, बाल विकास परियोजना अधिकारी राम प्रवेश, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार आदि मौजूद थे। टीकाकरण की कार्रवाई है जो आपके हो रहे हैं,
और 5 बजे आप सभी जो भी यहाँ कर्मचारी रहेंगे, लेखपाल रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी रहेंगे, वो सभी सूचनाएं आप उन्हें दे के जाएंगे। पिछली बार बाद में कलेक्ट करने में कुछ समस्याएं आई थी। जो जो आपके द्वारा कार्रवाई की गई है वो सभी आप अभिलेख उसके तैयार करके सिंपल फॉर्मेट में, यदि आपके द्वारा टीकाकरण किए गए हैं, इतने बच्चों का वजन किया गया है, कितने शुगर टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, यदि कोई अनियमित पाया गया है तो कितने हैं उनकी संख्या, वो देके आप एक पेपर पे देके जाएंगे। सिमिलरली पशु विभाग से भी आप अपने कितने आज जो है आपके हुए, कितने शेष रह गए, ठीक है, कितने लोगों का, कितने पशुओं का टीकाकरण हुआ, टैगिंग कितनों की रह गई, ये सब देके जाएंगे। वही पेंशन के लिए भी यही है, राशन के लिए भी यही है, श्रम विभाग वाले भी कितना पंजीकरण हुआ है ये सब सूचीबद्ध करके देके जाएंगे, बता देना, ठीक है। और आपने कितने लोगों को वही योजनाओं के बारे में बताया, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण में, ये सब आप देके जाएंगे। सभी विभाग आज क्या कार्रवाई हुई है देके जाएंगे। और अभी से लेके 4 घंटे शाम को 5 बजे तक अभी कंटिन्यू रखेंगे अपना, इसी तरह कैंप चलेगा। जो जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण करवाइए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो विकास विभाग है और राजस्व है, उनकी समस्याएं यदि आज हल नहीं हो पा रही हैं, ये लगातार रविवार तक चलेगा। लेखपाल जो लगे हैं यहाँ और सचिव हैं जो, वो रविवार तक डेली इसी मिशन में काम करेंगे 3 दिन। जो भी चकमार्ग संबंधी, नरेगा से या फिर अन्य विकास कार्य या फिर पैमाइश संबंधी कार्य जो उन्हें बताए गए हैं, प्रधान जी की सहायता से और रोजगार सेवक की सहायता से वो सभी कार्य बनाकर रविवार को इस चीज का सत्यापन जरूर किया जाएगा कि जो समस्याएं आज हल नहीं हो पाई हैं मौके पर, वो रविवार तक आप लोगों ने हल कर दी कि नहीं। और यदि वो हल नहीं हो पाएंगी या उसमें किसी तरह की शिथिलता आप बरतेंगे कि ऐसे। जनपद में 2 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने बताया है कि 10 नवंबर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम महुजा नेवादा तहसील मार्टिनगंज और राजस्व ग्राम देवा बिंदवल तहसील सगड़ी में व्यक्तियों की कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के दशरथ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम महुजा नेवादा तहसील मार्टिनगंज, प्रीतम के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम देवा बिंदवल तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बेसिक द्वारा विद्यालयों की अकस्मात चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काटने का निर्देश दिया जा रहा है, तो वहीं प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिससे शिक्षक अब समय से स्कूल जाने लगे हैं। बेसिक द्वारा विकासखंड जहानागंज के 4 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 3 विद्यालय बंद मिले, जबकि चौथे परिषदीय विद्यालय के शिक्षक अनुपस्थित मिले। उन्होंने संबंधित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि वह विद्यालय समय से खोले जाएं। प्राथमिक विद्यालय मंडे सुबह 9:15 पर बंद पाया गया। उस समय तक प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह, सहायक अध्यापक नीति सिंह, अखिलेश कुमार, कुंवर अमरेंद्र प्रताप, चंद्रमा कुमार व सिद्धार्थ कुमार अनुपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडे सुबह 9:23 तक बंद मिला। प्रधानाध्यापक रामनारायण बंधु, सहायक अध्यापक गायत्री व राम सागर सरोज गैर हाजिर रहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय बबुरा धनहुआ 9:30 तक बंद रहा। प्रभारी प्रधानाध्यापक ममता, सहायक अध्यापक गीता सिंह व उषा सिंह अनुपस्थित रहे, जबकि प्राथमिक विद्यालय बबुआ धनहुआ खुला था। सहायक अध्यापक उषा उपस्थित थी, लेकिन सहायक अध्यापक अनिता वर्मा 9:50 से उपस्थित हुई। विद्यालय के अन्य शिक्षक व शिक्षा मित्र भी अनुपस्थित मिले। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के लाभार्थियों को नवीन व्यवस्था के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह द्वारा संबंधित कोटदार से प्राप्त कर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लाभार्थियों को डोर टू डोर वितरण किया जाना है। इसके दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा बाल विकास परियोजना पलहनी के ग्राम पंचायत जयरामपुर के प्राथमिक विद्यालय परिसर के आंगनबाड़ी केंद्र से सूखा राशन लाभार्थियों को वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि नवीन व्यवस्था के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण लाभार्थी समूह 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष,
गर्भवती, धात्री माताओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को किया गया। देसी घी व स्किम्ड मिल्क पाउडर का वितरण दिवाली के बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जो बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बिहार में एनडीए को मिले जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी वानगी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में जीत से उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय पर बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर नगर महामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में जनता ने जबरदस्त उत्साह और विश्वास जताया है। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने जोश से लबरेज होकर कहा कि बिहार की जीत कोई तुक्का नहीं, भाजपा जमीन पर काम करती है, विकास करती है। जिस तरह से बिहार में पार्टी ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आगामी चुनाव में पार्टी इतिहास रचेगी। क्या कुछ कहा इस बाबत अमन गर्ग, नगर महामंत्री बीजेपी ने, आपको सुनवाते हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हो रहे हैं और जगह जगह हम लोग के उपचुनाव थे जहां हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर पुनः वापसी किए हैं और सब जगह हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए हैं। इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी नगर का दौरा आज हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर जश्न मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों का अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य को किया है, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान रहा हो, चाहे पूर्व में हमारी 6 वर्ष हो गई सरकार को बने, हम लोगों ने जिस प्रकार से धरातल पर काम किया है उसको देखते हुए जनता ने विकास को वोट दिया, सुशासन को वोट दिया और हम लोग पुनः इस सरकार में स्थापित हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पूरे देश को, साथ ही पूरे विश्व को बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आज सर कोतवाली के अनंतपुरा हनुमानगढ़ी मोहल्ले में मंदिर के पुजारी के द्वारा अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर एक निजी कंपनी का टावर लगवाया जा रहा था। ये आरोप लगा रहे हैं मोहल्ले के लोग मंदिर के पुजारी पर। आज उसी को लेकर मोहल्लेवासी और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और वही लोगों की मांग है कि यहाँ पर टावर नहीं लगना चाहिए। यह घनी आबादी है, आबादी में भी कहीं भी टावर नहीं लगा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ से टावर हटाया जाए, इससे जो किरण निकलते हैं उससे आने वाले दिनों में कैंसर और कई भयानक रोग पैदा होते हैं। उसी से भयभीत होकर मोहल्लावासियों ने विरोध कर यहाँ से टावर हटाए जाने की मांग किया है। क्या कुछ कहा अमित लता सिंह, महिला संगठन समाज सेवी, और आंचल यादव स्थानीय निवासी, को सुनवाते हैं। आज हम महिलाएं इसलिए इकट्ठा हुआ कि यहाँ पे हम लोग के घर के पास टावर लग रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि टावर ना लगे। तो आखिर कौन कंपनी टावर लगा रहा है? कौन? एयरटेल कंपनी टावर लगा रही है। एयरटेल कंपनी टावर लगा रही है और ये जो ज़मीन है वो मंदिर की है। अब मंदिर के जो पुजारी हैं वो क्या करेंगे मुझे तो नहीं इसके बारे में पता है, क्योंकि मंदिर पे धर्मशाला बनवाया जा सकता है। आपके मंदिर के यूज के लिए आप जो वहाँ पे व्यक्ति आए, महिलाएं आए, पुरुष आए, जो भी आए, उन लोगों के लिए मतलब मंदिर है। ये पर्सनल टावर लगाने के लिए मंदिर नहीं है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये आ रही है कि टावर लगाने से हम लोग को बहुत परेशानी होगी। परेशानी ये होगी कि आप लोग खुद पढ़े लिखे जानिए, रेडिएंस उसके जो फैलेंगे, कैंसर होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि टावर यहाँ पे लगे। टावर लग रहा है, मोबाइल टावर, यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना है। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही है टावर से? टावर है ऐसा जो मतलब सबको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है, बहुत सारी नुकसान है इसके। और इसका ये लॉ कहता है कि मतलब ये घनी बस्ती से 2 किलोमीटर दूर तक लगना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे लगाया जा रहा है। इतनी सारी जनसंख्या है, सबको नुकसान होगा, फिर हम लोग इसी का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं ये टावर ना लगे, बस इसको हटा के जज कहीं भी लगाए, कोर्ट कहीं भी लगाए, उससे हमसे नहीं मतलब। काफ़ी दूर होना चाहिए ना घनी बस्ती से, खाली इलाका होना चाहिए ना। यहीं पास में हमारा घर भी है। कौन लगवा रहा है इसको? ये टावर अब वो जो पंडित जी हैं वो उनकी ज़मीन है, वो हाँ बोले होंगे तभी लगाया जा रहा होगा। कंपनी वाले लगा रहे हैं, मंदिर की ज़मीन है वो लगा रहे हैं। किसी की भी ज़मीन हो, लेकिन टावर तो नहीं ना सही है। आप घर बनाइए, कुछ बनाइए, मंदिर बनाइए, हमें थोड़े ना ऑब्जेक्शन होगा। आप टावर लगाएंगे, टावर तो सबको नुकसान है ना। इन फ्यूचर हमारे ही परिवार को नुकसान करेगा। तो इस वक्त काम बंद हो गया है? काम अभी रुका हुआ है, काम बिल्कुल रुका हुआ है और काम रुका रहेगा। काम रुकना ही चाहिए, बंद होना है ये काम। आपने पुलिस के जुर्म की खबरें तो कई देखी होगी, लेकिन यह खबर पुलिस के मानवीय दृष्टिकोण का जीता जागता उदाहरण है।
शहर के रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पास बीती रात एक गाय को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने गाय को किनारे किया और 112 नंबर पर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल से मौके पर पुलिस वाले पहुंचे। उन्होंने गाय के पैर की स्थिति देखी और थोड़ी देर बाद वर्दी सिलने वाले से कपड़े के टुकड़े लिए, लकड़ी खोजा और डॉक्टर बन गाय का प्राथमिक इलाज किया। पुलिस के इस मानवीय रवैया को लोग भोरी भोरी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही TV20 न्यूज भी पुलिस के ऐसे कार्य को तहे दिल से सलाम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज TV20 न्यूज की स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पूरा देश आपको जानता है। आप राष्ट्रीय प्रवासी मंच के आप संरक्षक भी हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद हाथरस केस के चारों आरोपियों के लिए भी आप मुकदमा लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही राम रहीम, हनीप्रीत डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी आप मुकदमा लड़ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी मुकदमे आप लड़े हैं जिस पर आपके ऊपर उंगली उठी है। डॉक्टर AP सिंह जी। जी देखिए, उंगली आपने जो बात कही है, उंगली उठाना उनका काम है, हमारा काम डिफेंस करना है। मैं किसी भी केस में आपके TV20 न्यूज़ के तमाम करोड़ों दर्शक हैं उत्तर भारत में, बहुत देखा जाता है, सबको ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी केस के गुण और दोष देख कर नहीं मुकदमा लड़ता। जो मेरे पास आया, जो मेरी शरण में आया, मुझसे चाहता है कि मैं उसके मुकदमे की पैरवी करूं, उस केस को लड़ूं, तो मैं उसका लड़ता हूं। आपने कहा हनीप्रीत जी का, हाँ, वो आई, सरेंडर नहीं हो पा रही थी। उन्हें इस देश की मीडिया और कुछ दलों ने ऐसा प्रचारित कर दिया था 2.25 महीने में कि जैसे कितनी बड़ी अपराधी हो। मैंने यही बात सरेंडर करते समय कोर्ट में कही। वो बात देखी मैंने कि क्या ये देश की बेटी नहीं है? क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ इस पर लागू नहीं होता? ये भी इस देश की बेटी थी। वहां मुझे कहना पड़ा। स्वामी चिन्मयानंद के केस में आपने देखा किस तरह से उन पर फंसाया गया, राजनीतिक षड्यंत्र शामिल हुए और शाहजहांपुर में एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बननी जा रही थी, उन्हें भी बहुत राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा था। इसीलिए राजनीतिक दलों ने मिलकर उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे को प्रयोग किया। इसका मतलब यह भी हुआ कि कोई मेंस राइट की बात सुनने वाला नहीं है। आज पुरुष आयोग नहीं है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, लेकिन ना पुरुष आयोग है, ना पुरुष मंत्रालय, ना पुरुष हेल्पलाइन है, ना पुरुष की कोई सुनने वाला है। तो उसी स्थिति में भी है। अभी पीछे एक मामला था गायत्री मिशन संस्थान का, डॉक्टर प्रणब पांड्या, बहुत बड़ा संस्थान है, हिंदुत्व का संस्थान है। गायत्री मिशन परिवार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का बनाया हुआ, हरिद्वार, मथुरा, बहुत जगह है। लेकिन उनके जो प्रमुख डॉक्टर प्रणब पांड्या था, उन पर रेप का आरोप लगा। एक पीड़िता नाबालिग थी, उसकी तरफ से मैंने लड़ा। पीड़िता थी, आई थी, लॉकडाउन में आई, किसी तरह हमारे पास आई, उसकी FIR हुई, 0 FIR दिल्ली में हुई, फिर वो FIR हरिद्वार में ट्रांसफर हुई, वो प्रोसीडिंग चली। मैंने उसकी तरफ से हरिद्वार और नैनीताल हाईकोर्ट, लॉकडाउन था, कोरोना चल रहा था, उस समय मैंने उसकी पैरवी की और उसको न्याय दिलाने की लड़ाई ली। तो देखिए अशोक कुमार जी, जो ये लड़ाई है, वो जो मेरे पास आता है, मैं उसकी कानूनी लड़ाई लड़ता हूं और ये मेरा फर्ज भी है, मेरा दायित्व भी है। उसे न्याय दिलाऊं, न्याय दिलाने के लिए प्रयास करूं, न्याय की एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। हमारा देश का संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि न्याय सबको मिलना भी चाहिए और न्याय सबको दिखना भी चाहिए। न्याय का मतलब केवल सजा हो जाना, फांसी हो जाना ही न्याय नहीं है। न्याय बरी हो जाना, न्याय बेल हो जाना, न्याय छूट जाना, न्याय केस झूठा साबित हो जाना, वो भी न्याय है, उसको भी न्याय माना जाना चाहिए। आप कैसे समय निकाले हैं आजमगढ़ आने के लिए? आप राष्ट्रीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, जिस सिलसिले में आप आजमगढ़ आए हैं। हाँ। ये सौभाग्य की बात है कि आप इतना व्यस्त समय निकाल कर आ जाए। तो कैसे आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वकील, बड़े बड़े लोगों का केस आप लड़ रहे हैं और जहाँ एक मिनट आपका बहुमूल्य होता है, उसके बाद भी आप आजमगढ़ में आए हैं और आकर के एक प्रवासी मंच के जो कार्यक्रम हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आप उस संरक्षक भी हैं, तो उस पर कैसे आप समय निकाल लिए? आज राष्ट्रीय प्रवासी मंच का यहाँ भी कार्यक्रम था, कल अम्बेडकर नगर में था, वहाँ कार्यक्रम थे 3-4, वहाँ कार्यक्रम थे, आज 2-3 यहाँ कार्यक्रम थे। तो यहाँ के उस संरक्षक के रूप में जो कार्यक्रम था, इसमें आया हूँ और यहाँ भी हमें देखने में बात मिली है, यहाँ भी बाहुबली लोगों का बोलबाला है। ये तो आप लोगों की चौथा स्तंभ, मीडिया चौथा स्तंभ है और आप TV20 न्यूज़ के द्वारा
ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जहां लोगों को अन्याय हो, जिसे अन्याय का सामना जब करना पड़ता है तो आप उनकी लड़ाई लड़ते, उसी लड़ाई में हम भी शामिल है, उसी लड़ाई में राष्ट्रीय प्रवासी मंच भी शामिल है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भूमाफिया यहाँ काबिज है। यहाँ तो हमें ये तो शिकायतें मिली कि राशन जो मोदी जी और योगी जी भेजते हैं 5 किलो मिलने के लिए गेहूं और 5 किलो चावल, वो मिलता है जाके 3 किलो और 3 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, और जो 2 रुपए गेहूं देते हैं वो 3 किलो हो जाता है मिलते समय गेहूं, और 4 रुपए किलो चावल हो जाता है। 1-1 रुपया 1-1 किलो पे बढ़ा दिया जाता है। जो आवास भेजे जाते हैं बनने के लिए, उन आवासों पर पैसे ले लेते हैं यहाँ ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, अधिकारी, निम्न अधिकारी, तब वो आवास मिलता है। नहीं कि घर विहीन, जिसको घर नहीं उसको घर देने की योजना मोदी जी और योगी जी की है, लेकिन उसकी कंप्लायंस क्या होती है? यहाँ पूरा ये अन्याय और दबंगों की सहायता लोग विश्वास करते हैं। एक आतंकवादी तो अपनी 30 कार्रवाई से, गोले से, बम से 100 और 200 लोगों को मार सकता है, लेकिन आपके चैनल से, आपकी खबर से लोगों के मन, आत्मा, विश्वास, ईमानदारी, ज़मीर की हत्या भी अगर होती है तो वो कितना गलत है। कितने लोगों की आत्मा आहत हो सकती है अगर आप गलत खबर दिखाते हैं। तो आप प्रयास करते हैं पूरा कि आपकी खबर सच्चाई, इसीलिए टीवी 20 न्यूज का महत्व है। और लोग कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ सच कहते हैं, सच दिखाते हैं, सच पर चलते हैं। रिपब्लिक चैनल भी अच्छी बात है, चलाते, लेकिन जो अर्णब गोस्वामी का तरीका डिबेट का है वो गलत था, उससे असहमत हूं मैं। लेकिन जिस तरह से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई उससे भी मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं, पूर्ण रूप से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हूं, पूर्ण रूप से असंवैधानिक तरीके से हुई। जब एक केस में क्लोजर रिपोर्ट लग गई, अब वो कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट सरकार के दबाव में लगी, तो वो पुलिस अधिकारी क्या सस्पेंड होंगे जिन्होंने दबाव में लगाई? अगर वो फडणवीस सरकार के दबाव में लगी, अब कांग्रेस गठबंधन वाली शिवसेना सरकार है, तब वो केस रीओपन हो रहा। चलिए आपने केस रीओपन कर लिया, सीआरपीसी कहती है आप रीओपन कर सकते हैं, आपके साथ तथ्य मिल गए, आपके पास सबूत मिल गए, आपके पास फैक्ट मिल गए, तो रीओपन के बाद आपको 160 सीआरपीसी का नोटिस देने का तरीका सीआरपीसी में है। हम अपने घर से कानून नहीं चलाते। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने घर से कानून चलाता है, अपने जेब में से निकाल के कानून चलाता है, वो धोखा है, वो भरोसा नहीं है, वो भारत के संविधान की अवहेलना है, वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। उन्हें 160 सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए। नोटिस के बाद वो पूछताछ पे ना जाते, ना बुलाए पे जाते तो एनबीडब्ल्यू लेते, फिर गिरफ्तार करते। आपने ऐसे पुलिस अधिकारी को अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए भेजा जिसने 64 एनकाउंटर कर रखे थे। आप ये डराना चाहते हैं कि पत्रकार को, आप इस देश के चौथे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ऐसे अधिकारी को भेज देते हैं जिसने 64 एनकाउंटर किए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात पर निर्णय लेती है कि क्या वो जो 64 एनकाउंटर हुए वो सही थे? वो आप एक अधिकारी, ऐसे अधिकारी को, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेज रहे हैं 64 एनकाउंटर वाले, क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल था? क्या अर्णब गोस्वामी प्रोफेशनल क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रोफेशनल क्या है? वो मुंबई में रहता है, देश का नागरिक है, अपने रिपब्लिक न्यूज चैनल के माध्यम से रोजाना लोगों से रूबरू होता है, आपके जुरिडिक्शन में रहता है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, नोटिस के बाद उसको बुलाया नहीं, बुलाने के बाद आप उसे टाइम देते, फोन करते कि आप आइए। पिछले केसों में वो नोटिस देने के बाद इन्वेस्टिगेशन में गया, उसने भाग लिया, पूछताछ में भाग लिया, आपने 8 घंटे बैठाला, आपने 7 घंटे बैठाला। ऐसे तो माननीय मोदी जी को भी इन्वेस्टिगेशन में किया गया था सीबीआई के शोहराबुद्दीन केस में, गोधरा कांड में 8-8 घंटे मोदी जी को बैठा के पूछताछ थी, सीबीआई ने की थी, तो वो भाग था, वो हिस्सा था, हर एक को लेना चाहिए। आप उस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। फिर सैटरडे को सुनवाई हो रही है, भी गलत है, संडे को सुनवाई हो रही। क्या इस देश के सभी लोग जो जेल में हैं, उत्तर प्रदेश के, आजमगढ़ के, इस देश के गुवाहाटी से लेकर चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का अधिकार नहीं है कि उनके केस की भी सुनवाई सैटरडे छुट्टी वाले दिन और संडे को हाईकोर्ट करे? उसी केस को क्यों किया जा रहा है? सबके साथ समानता होनी चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी का तरीका पूरी तरह से गलत है, और इसी वजह से कम 200 लोग, देश के बुद्धिजीवी 200 लोगों ने इसको पत्रकार पर हमला माना। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे थे, अपना आउटलुक है। तो क्या आप भाजपा के प्रवक्ता को ऐसे उठा के बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो क्या आप कांग्रेस के प्रवक्ता को ऐसे उठा के बंद कर देंगे? नहीं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहे सीबीआई हो,
चाहे कोई भी हो, उनको अपना पार्ट निभाना चाहिए सीआरपीसी के मुताबिक और पुलिस रूल के मुताबिक। उन्हें इससे नहीं मतलब होना चाहिए कौन भाजपा है, कौन कांग्रेस का है, कौन बासपा का है, कौन किसका है। उन्हें अपनी नियम से चलना। पार्टियां आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है। राजनेता आज इधर है, टिकट नहीं मिला तो कल उधर हो जाते हैं। कल वो अब जो अपराधी होते हैं वही कल मंत्री बन जाते हैं। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं वही जेल के मंत्री बन जाते हैं और फिर वही उसी जेल में उन्हें सैल्यूट किए जाते हैं। ये लोकतंत्र है हमारा, बहुत प्यारा लोकतंत्र है, बहुत प्यारा देश है हमारा, बहुत संविधान से चलने वाला देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और संविधान निर्मात्री सभा ने जो उनके नेतृत्व में संविधान बनाया, संविधान आत्मा है हमारे देश की। संविधान केवल खोखली मोटी किताब नहीं है जो किताब इसमें उसका एक एक अनुच्छेद, उसका एक एक आर्टिकल हमारे देश की बात को कहता है। आपने देखा इसी संविधान से इस देश में 370 धारा लागू थी, 35 से लागू थी। इसी संविधान के आधार पर इस देश से 370 धारा हटी और 35 से हटी। आज हमें जमीन लेने का अधिकार कश्मीर में हो गया। संविधान से ही तो हुआ, संवैधानिक तरीके से ही तो हुआ, संसद से ही हुआ, विधानसभा से ही हुआ। तो हमारी संवैधानिक संस्थाएं उनको मानना चाहिए। अब सीबीआई हमारी जांच एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। हाथरस केस जिसमें चारों आरोपियों के लिए हूं, मैं मुकदमा लड़ रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल परसों से मेरे पास इसी बात के फोन आ रहे हैं कि सीबीआई जांच, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पीड़िता के परिवार का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाह रही है। आपको भी पता है अब कहां तो लोग सीबीआई जांच की लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टूल हैं, जांच एजेंसी के टूल हैं, मॉडर्न टूल हैं। उनके आधार पर जब सीबीआई कह रही है कि पीड़िता के परिवार का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, तो हमने कहा मुलजिमों का लाई डिटेक्टर कराइए, गांव वालों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, उनके परिवार का कराइए। देश की, विश्व की जो बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी हो, जो तरीका हो, इनका काम करिए, इनकी जांच करिए और ये मुझे विश्वास है निर्दोष साबित होंगे। SC/ST एक्ट का उसमें दुरुपयोग हुआ वो भी सामने आएगा, सब चीजें सामने आएंगी। अब पीड़िता के परिवार वाले कह रहे हैं हम लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? फिर इसका मतलब सिद्ध हो गया आपने SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग किया, रेप का भी दुरुपयोग किया, गैंग रेप का भी दुरुपयोग किया, मर्डर का भी दुरुपयोग किया। तो आप इन महिला कानूनों का दुरुपयोग करके पुरुषों को झूठा फंसाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है। तो ये भी देश के पुरुषों के साथ, इंसानों के साथ तो गलत है। इसका मतलब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छोड़ दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को मरवाओ, बेटों को झूठे केस में फंसवाओ और बेटों को जेल में सड़वाओ और बेटों को फांसी पे चढ़वा दो। इसका तो अर्थ ये हुआ ना, इससे तो ये सिद्ध नहीं होता है। आपको सबको समान रूप से करिए, बेटा बेटी एक समान, दोनों को है सब अधिकार। आप फिर सवाल आते हैं आप लोगों की तरफ से, रेप कैसे रुकेंगे? रेप कानून सख्त से सख्त बन गया। जब निर्भया केस में फांसी दी गई, मैंने उस समय भी कहा था कि क्या इनको फांसी देने से अगर रुक जाए रेप तो आप इनको पहले फांसी लगा दो, लेकिन रेप नहीं रुके, रेप लगातार हो रहे। रेप रोकने के लिए आपको अपना सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा, अपने परिवार से, बच्चों से, 6-7 साल की उम्र के बच्चे से, जब वो 6ठी 7वीं 8वीं में पहुंचता है, क्लास में पहुंचेगा, तब से आपको शिक्षा में सेक्स की एजुकेशन शामिल करके जो छिपा हुआ रूप है उसको आप विस्तृत रूप करके बताना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, हाड़ा रानी, रजिया सुल्ताना की कहानियां बच्चों के मन में गढ़नी पड़ेगी। अभी हम उन्हें बच्चों को पढ़ाते हैं डिम्पल टिम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सुनाते हैं। हम उन्हें सुनाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा सुनाते हैं। हमें सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की कहानियां सुनानी पड़ेंगी। हमें सनी लोनी, पोर्न साइट, पोर्न फिल्में, इनको हटा के राजा हरिश्चंद्र और इन सब की कहानियां, सीता सावित्री की चरित्र सुनानी पड़ेंगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि यदि हमारा धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। हमें चरित्रवान बनाने के लिए निचले स्तर से काम करना पड़ेगा। अब लोग सवाल उठा देते हैं कि आप हमारे लिए तो कह रहे हैं, संसद और विधानसभा में जो बलात्कारी सांसद बैठे हैं उनका क्या होगा? तो सरकार को पहले अपने गरेबान में झांकना पड़ेगा। क्या देश की पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस और बासपा बलात्कारी, लुटेरों, डकैतों, किडनैपर, हाईजैकर, ब्लैकमेलर, इनको टिकट देना बंद करेंगी? जब इनको टिकट देना बंद करें, बाहुबली दबंगपन खत्म हो, तब उसके बाद बात करें ना आगे की।
तब बात करें लोगों की। गरीब के गले के लिए फांसी का फंदा बना हुआ है अशोक कुमार जी इस देश में, मैं कह रहा हूं दावे के साथ। गरीब के गले में तो फांसी का फंदा फिट बैठता है, किसी अमीर के गले में फांसी का फंदा नहीं बैठता है। किसी अमीर के लिए फांसी की फंदा की मांग नहीं होती है। हाथरस के आरोपी, निर्भया के आरोपियों के लिए फांसी की फंदा के लिए अर्नब गोस्वामी भी बैठ जाएंगे और चैनल भी बैठ जाएंगे, लेकिन जो नोएडा में कांड हुआ था जिसमें बच्चों को मार दिया गया था, नैना साहनी कांड हुआ था, तंदूर कांड हुआ था, जैसिका लाल कांड हुआ था, उसमें ऊंचे लोगों के बच्चे शामिल थे। उनके लिए कभी कोई फांसी की मांग नहीं करेगा, उनके लिए कभी कोई जंतर मंतर काम नहीं करेगा, उनके लिए कभी रिपब्लिक भारत, देश की आवाज, देश की बात। क्या समस्या है उनके पास ऐसी बात आती है? देश की बात, देश के लिए, जनता की आवाज, जनता के लिए, सबके साथ, सबके लिए एक साथ होना चाहिए। न्याय सबके लिए होना भी चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। गरीब के लिए अलग न्याय है, अमीर के लिए अलग न्याय है। इस देश की सभ्यता में घुस चुका है, इस देश की न्यायपालिका में घुस चुका है। इस तरह से उन्हें इससे बचाव करना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति का जब झगड़ा होता है, देखिए लोगों की अवधारणा बताइए आप, छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ता है आपस में तो कहता है आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कितने दिल से वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूं। उसे जानता है कि उसका भरोसा है कोर्ट से न्याय मिलेगा, कोर्ट में न्याय होगा, कोर्ट में न्याय का मंदिर है। कोर्ट में जज साहब का स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है कि वो दोनों पक्षों को बराबर देख ले। लेकिन क्या आज की अदालतें अपने दिल पर हाथ रखेंगी? वो न्याय कर रही है, न्याय हो रहा है, न्याय मिल रहा है, न्याय दिख रहा है। क्या फैसले प्रेरित नहीं है? क्या फैसले दबाव में नहीं है? आर्टिकल 365, 375 फिल्म मैंने देखी, मेरे जीवन पर ही बनाई। कई फिल्में मेरे जीवन पर बनाई उन्होंने, और देखा उनके डायरेक्टर हमारे साथ रहे। उनमें साफ तौर पे दिखाया गया कि नीचे जन आंदोलन हो रहा है और जन आंदोलन के बाद ऊपर खिड़की खुलती है, दो जस्टिस देखते हैं इधर से उधर, दो जज देखते हैं और फिर फैसला बदल देते हैं और फैसला खत्म कर देते हैं दबाव में। मीडिया ट्रायल केस का नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पे होनी चाहिए, साफ सच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, सीबीआई, आईबी, जांच एजेंसियों को पूरी तरह से साफ तौर पे जांच करनी चाहिए। यह आवश्यक है हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए। आप स्टूडियो में आए, बहुत सी खुलकर बातें आपने की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर आगामी देखिए कब हमारी आपकी मुलाकात होती है। धन्यवाद।